हेलो दोस्तों, मैं अनुपम दुबे एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत करता है। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 में डिटरमिनेंट को सीखेंगे। डिटरमिनेंट की हिंदी सारणिक होती है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में आव्यूह में कुछ पार्ट रह गए हैं, जैसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद और अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले डिटरमिनेंट को डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, फिर उसके बाद घूमकर मैट्रिक्स पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज डिटरमिनेंट की पहली क्लास होने वाली है, तो हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का मतलब हिंदी में है सारणिक। सारणिक क्या होता है गाइस? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है। तो डिटरमिनेंट किसके लिए वैलिड होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब इसका जो उद्गम है, कहाँ से आया हुआ है, उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है, कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये। चलिए, अगर मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखूं यहां पे, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का निकाय लिखने जा रहे हैं। निकाय का मतलब दो रैखिक समीकरण लिखना है आपको, ठीक है। चलिए, मैं पहला लिखता हूं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो आपने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से ये सीखा है कि जो मैट्रिक्स होती है वो रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स का। अब एलिमेंट्स रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, तो आपके सिलेबस में रियल एलिमेंट्स के लिए ही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों वैलिड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सब रियल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा लगाएंगे, मैट्रिक्स की अलजेब्रा यूज करेंगे, आव्यूह बीजगणित का उपयोग करेंगे। कैसे? तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे किया जाएगा इसको देखिए, a1, a2, b1, b2, इसको एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद x y को दूसरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है, इज इक्वल टू c1, c2, ठीक है। इस मैट्रिक्स के फॉर्म में इस इक्वेशन को मैंने दिखा दिया, ठीक है। देखिए गाइस, क्या ये इसके इक्वल होगी? अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर एडिशन हो रहा है। इसका मतलब ये R1 रो बाई कॉलम मेथड से इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। चलिए, R1 C1, ठीक है। तो R1 लिखा हुआ यहाँ पे R1 C1, तो मैंने कहा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो ओवरऑल एक मैट्रिक्स आएगी उसको कुछ भी मान लेना, कैपिटल C, कैपिटल B, जो मर्जी आप। तो मैंने कैपिटल C माना। अगर कैपिटल C मैट्रिक्स है तो रो बाई कॉलम मेथड लगाएंगे तो C11 मिलेगा। पहले रो फिर कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यूज़ करना है,
तो अब यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, आप किसी भी तरीके से कह लो। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई कराते हैं a1x प्लस करते हैं दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कराते हैं b1y, ठीक है। अब उसके बाद और तो कोई कॉलम है नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में। R2 पे आते हैं, अब R2 C1 तो 2 1 पहले रो फिर कॉलम, तो 2 1 मिलने वाला एलिमेंट C 2 1 मिलेगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई a2x प्लस b2y, ठीक है, और कोई कॉलम है नहीं, यही प्रोसेस रुक जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों के ये मैट्रिक्स मिली आपको, किस ऑर्डर की है, 1 कॉलम है 2 रो है, तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, ठीक है, 2 रो 1 कॉलम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C1 C2 के इक्वल पहले से ही दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर 1 2 2 बाई 1 का है, 1 कॉलम है। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं गाइज तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसमें 2 रो 1 कॉलम, इसमें भी 2 रो 1 कॉलम, तो ऑर्डर तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट है तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट C1 है, ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल होगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगी। तो यही तो यहाँ पे लिखा है, देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन में जो मेन टर्म्स होता है वो आपने क्लास 10th में सीखा होगा। तो आपने ये सीखा होगा कि जब a1 अपान में a2 x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल होता है तब ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और आपने सीखा था a1 अपान a2 जब नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, ठीक है, तब यहाँ से ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। ये पहली लाइन फर्स्ट, इसको लिख दो, इसको सेकेंड, मतलब फिर क्या होगा, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई की एक सिंगल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है गाइस। तो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और एक कंडीशन और भी होती है जब कॉन्साइड लाइन होती है दोनों, कॉन्साइड का मतलब दोनों एक ही लाइन हो जाए, ठीक है, 1 एंड सेकेंड दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप का मतलब जैसे भूत है ना, भूत ने आपको पकड़ लिया तो मतलब आप ही भूत हो गए या भूत आप हो गया, ठीक है, तो दोनों एक ही हो जाए, उसको बोलते हैं संपाती होना। तो ये संपाती रेखाएं हो गई। इस केस में क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। इसका मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए y के कोफिशिएंट के रेशियो के और कांस्टेंट टर्म के रेशियो के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे यूनिकनेस की, ठीक है ना, कि इन दोनों रेखाओं के हल को अद्वितीय कौन बना रहा है, तो आप देख पा रहे हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक हल हो, ठीक है। तो ये कंडीशन यहां से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे तो a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यही क्या है,
ये जो क्वांटिटी दिख रही है A1 B2 माइनस B1 A2, ये इस मैट्रिक्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर रही है। अब कहेंगे आप लोग कि सर मैट्रिक्स की तो वैल्यू होती नहीं, मतलब है कि इन दोनों के सॉल्यूशन को ये क्वांटिटी डिटरमाइन कर रही है, मतलब इसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, एक यूनिक नंबर को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है ना, मतलब इनके सॉल्यूशन को जो क्वांटिटी है जो इसके सॉल्यूशन को यूनिक बना रही है वो ये क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी वजह से इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक हो रहा है, ठीक है। तो इसका सेंस ये है कि इनके सॉल्यूशन की यूनिकनेस को ये क्वांटिटी डिटरमाइन कर रही है। इसका मतलब डिटरमाइन वर्ड से, डिटरमाइन की हिंदी होती है निर्धारित कर रही है, डिटरमाइन वर्ड से ही ये आपका डिटरमिनेंट आया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल है क्या, ये इसकी वैल्यू है, किसकी, इस मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो ये डिटरमाइन कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी उसको डिटरमिनेंट हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर लिखा हुआ आपने यही किया, अभी देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, बट मैट्रिक्स में नहीं मल्टीप्लाई, पहले ये डिटरमाइन कर रहा है तो ये डिटरमिनेंट बना, ठीक है। तो यहां इसको हम लोग बोल देते हैं डिटरमिनेंट। अगर इसका मैं निकालूंगा, ए मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है इसको मैं पहले लिख देता हूं A1 B1 A2 B2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो यूनिक वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। जो भी इसकी यूनिकनेस को डिटरमाइन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए का सारणिक। तो यहां पर ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसको मॉड नहीं बोलना है, मापांक नहीं बोलना है, ये क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये पहले डिटरमिनेंट बोलेंगे तो ये दो लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे ऐसे, डिटरमिनेंट ऑफ मतलब का, किसका, ए का, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स का। तो ये इक्वल होगा डिटरमिनेंट के लिए ये लाइन दिखाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर एलिमेंट को लिख देंगे जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये अभी आपको दिखाया। तो ये होते हैं मेन डायगोनल, ठीक है, डिटरमिनेंट में, इसका इसमें मल्टीप्लाई, A1 B2 माइनस ये आपका सेकेंडरी डायगोनल होता है, द्वितीयक विकर्ण। ये क्या होता है, प्राथमिक विकर्ण कह लो बट मेन डायगोनल कहा जाता है, ठीक है। मेन डायगोनल किसको बोलते हैं गाइस, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिन एलिमेंट्स के लिए आई और जे, रो और कॉलम इक्वल होते हैं, उन सभी एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कि मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहां पर A1 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, A11 का काम कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A1, ठीक है। तो इसके लिए I और J क्या है, इक्वल है। अगर I J इक्वल हैं तो ये क्या कहलाएगा, मेन डायगोनल एलिमेंट। इसको देखिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का है, ठीक है, सेकेंड रो है ये, सेकेंड कॉलम ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए I का मतलब रो, ये क्या है, कॉलम, दोनों इक्वल हैं, इसमें भी इक्वल है, ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स के लिए सफिक्स को चेक कीजिए, रो और कॉलम इक्वल हैं, वो एलिमेंट की वैल्यू क्या कहलाती है, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये मेन डायगोनल एलिमेंट होता है, ये दोनों एलिमेंट मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं, और ये डायगोनल क्या कहलाता है, मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण या अग्रग विकर्ण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, या अग्र विकर्ण भी कह सकते हो। ये क्या होता है, ये सेकेंडरी डायगोनल होता है, ठीक है। तो बाद में इसको मल्टीप्लाई करके A2 B1 सबट्रैक्ट कर देंगे,
ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे कि जो डिटर्मिनेंट वर्ड है वो डिटरमाइन से आया है। डिटरमाइन का मतलब इन सॉल्यूशन की यूनिकनेस को, कौन सी क्वांटिटी डिटरमाइन कर रही है यूनिकनेस को, ये क्वांटिटी। ठीक है, यही क्या होता है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिटरमिनेंट के शेप की बात कर लेते हैं, डिटरमिनेंट का शेप क्या होता है। ठीक है, तो चलिए डिटरमिनेंट के शेप की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, एक जो मोटे तौर पे डिफरेंस होगा उसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, आव्यूह और सारणिक में अंतर। तो आव्यूह मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, सारणिक इधर लिख देते हैं। आव्यूह क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, जो इसका शेप होता है आव्यूह का। पहला डिफरेंस क्या है, शेप पे होगा। शेप का मतलब आकार, आकार का मतलब इसके दो आकार हो सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या हो सकता है, आयताकार, और दूसरा हो सकता है वर्गाकार। इस आयताकार वर्गाकार का क्या मतलब है गाइस, जिस आव्यूह के लिए आई और जे, आई का मतलब रो और कॉलम, ठीक है, या एम एन कह लो, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, अगर ऑर्डर एम एन का है, एम बाई एन का ऑर्डर एम बाई एन का हो, ये दोनों डिफरेंट हो, यहाँ पे ये कंडीशन हो वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन, ये दोनों डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, इसका मतलब डिफरेंट हो, भिन्न हो, तब जो आव्यूह का शेप होगा वो आयताकार होगा गाइस। और जब अगर ऑर्डर m बाई एन का है और m बराबर हो जाए n के, तब हम लोग कहेंगे कि आव्यूह का शेप वर्गाकार है। ठीक है, कैसे गाइस, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मैंने कहा A एक मैट्रिक्स है आपके पास, आदत से पड़ गई है गाइस A लिखने की। ठीक है, आप B C Z कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से। देखिए मैंने कहा 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी रो हैं, 1 2 रो, कितने कॉलम है, 1 2। देखिए पंक्तियों की संख्या, पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, फिर कॉलम की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है, पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। m क्या है, पंक्तियों की संख्या, n क्या है, स्तंभों की संख्या। हिंदी वाले भाई साहब लिखते चलेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर है। ठीक है, m बराबर n है, ये दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए इसका शेप क्या कैसा दिख रहा है, सारे एलिमेंट को मीट कर दीजिए। देखिए वर्गाकार बन गई कि नहीं बन गई, तो इसका मतलब इसका शेप जो है वो वर्गाकार है। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इक्वल नहीं करते हैं, तो ये वर्गाकार आव्यूह है। ठीक है, वर्गाकार शेप की है। अब वर्गाकार शेप में आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते क्या हम लोग, सेकेंड ऑर्डर की। 2/2 बोलें, इसको बोलते क्या है, 2/2। ठीक है, रीड ऐसे करते हैं 2/2 की, मल्टीप्लाई नहीं बोलते, गुणा नहीं बोलते। ठीक है, 2/2 बोलते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसका वर्गाकार शेप हो गया। अब अगर मैं एक मैट्रिक्स B कहता, मैंने कहा A B C D E F, ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने ये कह दी, इसका ऑर्डर क्या होगा गाइस, 1 2, पहले रो, 2 रो, कितने कॉलम, 1 2 3, तो 2/3 ऑर्डर की है। ठीक है, अब रो और कॉलम क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं मतलब ये आयताकार दिखेगी। कैसे दिख रही है, देखिए सारे एलिमेंट को मीट कर दिए, झाएं झाएं झाएं, देखिए कैसा बन गया। लंबाई चौड़ाई इसका मतलब अलग अलग है इसकी। ठीक है, मतलब ऐसे ही समझ सकते हो, रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो कैसा शेप दिख रहा है इसका, आयताकार दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि रो को दिमाग लगाना कि लंबाई ये चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई इक्वल नहीं तो कैसा शेप, आयताकार। लंबाई चौड़ाई इक्वल तो वर्गाकार, मतलब दिमाग लगा के। ठीक है, ये एम एन, रो और कॉलम, पहले रो फिर कॉलम लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर में।
तो हमने कहा कि जो सारणिक होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो पहला तो आपने शेप समझ लिया कि आव्यूह का शेप, आव्यूह का आकार दो तरीके से हो सकता है, या तो आयताकार या तो वर्गाकार। ठीक है, और आप दोनों चीजें समझ पाए यहां से। अब यहां पे आते हैं, इसका डिफरेंस क्या होगा। पहला, सारणिक का शेप क्या होगा, मैं यहीं से बता रहा हूं। ठीक है ना, देखिए सारणिक का शेप हमेशा वर्गाकार होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि सारणिक किसके लिए वैलिड होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, तो यहां पर शेप की बात करें तो इसका हमेशा स्क्वायर शेप होगा, वर्गाकार होगा। ठीक है, वर्गाकार का मतलब अगर m/n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है तो उसका सारणिक तभी निकल सकता है जब m किसके बराबर होगा, इस n के, मतलब mn बराबर हो, चाहे m/n लिखो चाहे n/n लिखो। ठीक है, तो m/n लिखोगे तो m/m लिखोगे, सॉरी, तो m स्क्वायर हो जाएगा, n/n लिखोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब n स्क्वायर तो वर्गाकार। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, शेप अब समझना है आपको। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक ए आपकी एक मैट्रिक्स है, 2 3 6 7 8 9 4 5 6। ठीक है, कितने रो कितने कॉलम, 1 2 3 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, तो 3/3। 3/3 नहीं बोलते हैं, जब सेम हो जाता है तो थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही बार बोलते हैं उसको। 2 होता तो सेकेंड ऑर्डर का बोल देते हैं। ठीक है, 4 होता 4/4 तो फोर्थ ऑर्डर का बोल देते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट को चाहे इस तरीके से दिखाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर ऐसे लिख सकते हो DET ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, DET से भी दिखा सकते हो, या फिर आप डेल से दिखाओगे। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वल होगा यहाँ पे। अब डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए, सारे एलिमेंट को ऐसे लिख दीजिए एज इट इज। ठीक है, 7 8 9 4 5 6। ठीक है, ये आपका इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं। दूसरा डिफरेंस यहाँ से होगा, आई होप आप नोट कर रहे होंगे। ठीक है, नोट करते चलिए। सेकेंड डिफरेंस क्या है गाइस, वैल्यू से रिलेटेड। मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाली जाती, मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करते, मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जाता, बट डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है, और इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आती है, एक फिक्स वैल्यू आती है, एक यूनिक वैल्यू आती है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ये बात डिस्कस कर ली है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिक होती है। यूनिक का मतलब अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसकी एक वैल्यू आएगी, 10 20 50 कुछ भी ऐसे। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू, अगर रियल होगा तो रियल, कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स, वो डिपेंड करता है। बट रियल या कॉम्प्लेक्स में से कोई एक वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी जो कि यूनिक होगी, अद्वितीय होगी। एक डिटर्मिनेंट के दो मान नहीं हो सकते। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करते हैं, अभी मैंने इससे पहले सॉल्व करके आपको दिखाया था। ठीक है ना, तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हमेशा शेप इसका स्क्वायर होगा, इसका रेक्टेंगुलर और मतलब आयताकार और वर्गाकार कह सकते हो। वैल्यू इसकी डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इसके बारे में। अब हम लोग डिटरमिनेंट की तरफ और भी बातों को आगे बढ़ाएंगे, जो कितने बाई कितने का हो सकता है, किस ऑर्डर का हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को दिखाएंगे। चलिए 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए सारणिक की एक डेफिनेशन को हम लोग सिंबॉलिकली फॉर्म में, प्रतीकात्मक रूप में समझ लेते हैं। कैसे? मैंने कहा यदि m क्या है,
वर्ग आव्यूहों का समुच्चय। M इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, हिंदी वाले भाई, इंग्लिश वाले भाई साहब भी लिखते चलें। और मैंने कहा कैपिटल K सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, K क्या होगा? सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक और समरिस संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो अगर एक मैपिंग हो, F इज अ मैपिंग फ्रॉम M टू कैपिटल K, M से K में F एक मैपिंग को दिखा रहा है, F एक रूल है जो कि M से K में लग रहा है। ठीक है, प्रतिचित्रण हिंदी में बोलते हैं। M से K में एक प्रतिचित्रण है जो F रूल के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। ठीक है, मैपिंग आई होप आपने सीखी होगी प्रतिचित्रण 11th क्लास में। नहीं सीखा है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर कोई A सेट है, ये दूसरा B सेट है, तो यहाँ पर ये दोनों सेट हैं। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको कह दिया M सेट है, ये क्या है? कैपिटल K सेट है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट कुछ भी हों, ABCD, राम श्याम घनश्याम, इसके EFGHI कुछ भी हों, ठीक है, इसके अंदर लिखना है। तो ये किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं F इज अ मैपिंग, एक प्रतिचित्रण है किस सेट से किस सेट में? M से K में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैपिंग। ठीक है, अगर नहीं सीखा है तो 11th की वीडियो में आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये F जो रूल, जिस रूल के अकॉर्डिंग मैपिंग रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है, M से K के लिए, अगर ये मैपिंग हो इस तरीके से हो कि F ऑफ जो A हो, कैपिटल A, इसकी वैल्यू स्मॉल k आनी चाहिए। ठीक है, जहां वेयर A क्या होना चाहिए? कैपिटल A गाइस, कैपिटल A बिलोंग करना चाहिए कैपिटल M में। कैपिटल M में मतलब वर्ग आव्यूहों के एक समुच्चय में। बहुत ढेर सारे वर्ग आव्यूह हैं। ठीक है, A उसी में से कोई होना चाहिए। A जो मैट्रिक्स है ये वर्ग आव्यूह ही होनी चाहिए। तब उसमें कोई रूल लगा के जो उसकी एक डेफिनेट वैल्यू आ रही हो K, जहां K क्या है गाइस? स्मॉल k। ये स्मॉल k है, स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K। इसका मतलब स्मॉल k का मतलब है कोई भी या तो वास्तविक संख्या आ रही होगी या फिर कोई एक समृद्ध संख्या होगी। ठीक है, या तो कोई रियल होगा या तो इमेजिनरी, या फिर आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। तो अगर किसी मैट्रिक्स की वैल्यू किसी रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग का मतलब कोई भी रूल लग रहा हो, एक डेफिनेट वैल्यू आ रही हो, डेफिनेट वैल्यू का मतलब है गाइज या तो वास्तविक वैल्यू आए या तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दोनों में से कोई वैल्यू आ रही हो। ये K सेट क्या है? जो स्मॉल k है वो कैपिटल K में बिलोंग कर रहा है। कैपिटल K है क्या? वास्तविक और समृद्ध संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब A मैट्रिक्स की किसी रूल के अकॉर्डिंग कोई डेफिनेट वैल्यू आए तो फिर F ऑफ A, ये इंप्लाइज दैट, ये बात क्या इंप्लाइज कर रही है, आगे क्या बताना चाह रही है? F ऑफ A ही मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट, हिंदी में बोले तो सारणिक कहलाता है या होता है। अगर ये कंडीशन है तो ठीक है, ये मैपिंग है M से K के लिए और F ऑफ A की वैल्यू K आनी चाहिए। A क्या है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू कोई डेफिनेट नंबर आ रही है, रियल या कॉम्प्लेक्स में से कुछ भी, तो हम F ऑफ A को ही क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी। आई होप आप इस बात को और अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स A है आपके पास, मैंने कहा 2 3 4 5 स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए।
2/2 की है, सेकेंड ऑर्डर की है स्क्वायर मैट्रिक्स, तब इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे दिखाओ, या फिर इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से दिखाओ, या फिर डेल से दिखाओ। ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन डिटर्मिनेंट लिख देते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जगह पे लिख देते हैं। जैसे पहला पहले, फर्स्ट रो का पहला फर्स्ट रो के पहले स्थान पे, फर्स्ट रो का सेकंड सेकंड के प्लेस पे, सेकंड रो का फर्स्ट फर्स्ट के प्लेस पे 4 है तो 4, 5 है तो 5। अब इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी, आपने अभी सीखा है 2 5 = 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 3 = 12, आंसर आएगा -2। तो इसकी एक वैल्यू आई -2। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये होगा -2। डिटर्मिनेंट का मतलब एक डेफिनेट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू, यूनिक वैल्यू, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स या रियल कुछ भी हो सकती है। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग 1 बाय 1 का मतलब एक के बाद एक करके चीज़ों को सीखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, तो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर मतलब कोटि के सारणिक को कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का तो आप डायरेक्ट सीख पाए, मेन डायगोनल के एलिमेंट को गुणा करा दो माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को गुणा करा के माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 एक के बाद एक नहले पे दहला मारेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का सारणिक हम लोग देखने जा रहे हैं। द्वितीय कोटि का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड डिग्री, ऐसे लिखो। ठीक है, चलिए सेकेंड डिग्री का मतलब होता है 2 बाई 2, 2 रो 2 कॉलम। तो सीधा मैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एक डिटर्मिनेंट लिख दिया मैंने। पहले मैट्रिक्स लिखते फिर डिटर्मिनेंट लिखते, बट मैं डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो एक यहाँ पर डिटर्मिनेंट है आपके पास सेकेंड ऑर्डर का। चलिए इसके एलिमेंट को मैंने कह दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 2 बाई 2 का लिखना है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो अगर मैं रो की बात करूं तो ध्यान से देखना, 2 रो, यहाँ पे कितनी रो है, ये रो है, ये कॉलम को दिखा रहा है। ठीक है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, कितने पंक्ति, 2 पंक्ति, तो 1 2 2 पंक्तियां होंगी, कॉलम लिख लो ऐसे, 2 कॉलम 1 2। अब क्या किया करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई मतलब सफिक्स लिखने का सेंस है। तो ए डिटरमिनेंट आपने लेट किया, तो स्मॉल ए से इसको दिखाओ, एलिमेंट को स्मॉल से दिखाते हैं। ए 1 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद ए 1 2, अब रो चल रही है अभी, पहली रो ए 1 2। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए अब 2 पे आ जाओ, 2 1 ए 2 2 ए 2 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू झाएँ मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई, मेन डायगोनल के एलिमेंट देखिए, रो कॉलम इक्वल ए 1 1 इंटू ए 2 2 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, चाहे इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे इससे कोई दिक्कत नहीं, ए 1 2 इंटू ए 2 1। ठीक है, यही हो गई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, इसको विस्तार करते हैं, इसका प्रसरण करते हैं, जो मर्जी आप जो कह लीजिए, विस्तार प्रसरण एक्सपेंड करना सब बातें एक ही। ठीक है, ओपन करना खोलना, इसको बात एक ही है। ठीक है, मैट्रिक्स को ओपन कीजिए तो ये वैल्यू होगी। अब कोई यहाँ पे रियल नंबर होगा तो रियल नंबर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर के सारणिक का मान हो गया। ठीक है,
चलिए अब हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल, इस पे आप देख लीजिए। एग्जाम्पल इससे पहले देख चुके हैं, बट आप देखना चाहें तो देख लें, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट है आपके पास 5 7 -2 -3, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो क्या करेंगे, झाएँ पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई। देखिए 5 3 15 -15, ठीक है गाइस, माइनस का 15, फिर माइनस करते हैं। ये माइनस तो इसमें ही होता है, जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग माइनस आया है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस का 14 आएगा, ठीक है। तो ब्रेकर लगाना मस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो -15 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका इसमें, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की तरफ, ठीक है। चलिए, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसरण, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसरण, एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलिए तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसरण देखते हैं हम लोग। पहले तो तृतीय कोटि का भी होना चाहिए, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इतना दिमाग रहे आपके पास कि पहले मैट्रिक्स होगा फिर उसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट अगर डायरेक्ट दिया तो वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। अगर मैट्रिक्स दिए, डिटरमिनेंट बनाना है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ ब्रैकेट को चेंज कर दीजिए, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वही रहेंगे, ठीक है गाइस। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे मानता ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, जिसका एलिमेंट है IJ, ठीक है, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी ले लीजिए, 3/3 है, थर्ड ऑर्डर के ले रहे हैं तो 3/3 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 3/3 का मतलब ये रो को दिखा रहा, रो का मतलब गाइस पंक्ति, और कॉलम का मतलब स्तंभ, ठीक है। तो चलिए पंक्ति और स्तंभ। अब यहाँ पे क्या किया कीजिए, R का मतलब रो, कितनी रो है, 3, तो 1 2 3 ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, कॉमा लगा के। तब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस मैट्रिक्स को दिखा पाएंगे। तो कॉलम लिख लीजिए यहाँ पर, कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 3। अब कैसे करेंगे आप, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना चाहें मैट्रिक्स को, तो क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिख देता हूँ, बट चलिए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। 1 से इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले 1 1, फिर इससे इसमें, तीनों में, ठीक है, सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 by 1। तो 1 by 1 का मतलब एक के बाद एक, इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया। तो ए मैट्रिक्स है तो स्मॉल a के बाद सफिक्स क्या लिखोगे, 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जहाँ पे कट करे 1 1, ठीक है। फर्स्ट रो A1 2 A1 3, फर्स्ट रो ही चल रही है तो फर्स्ट रो हो गया, काम खत्म। 3 तक हो गया ना, जितने कॉलम थे बस खत्म है, पे रुक जाओ। 3 कॉलम 1 2 3 कॉलम ही है तो यहीं पे रुक जाओ बस। अब 2 पे आओ, सेकेंड रो पे आते हैं, ये फर्स्ट रो हो गई R1, ठीक है। R2 पे आओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A22 A23, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है, हो गया। अब थर्ड रो में आते हैं, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट A31 31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 32 A32, ये सफिक्स, मेन सफिक्स ही लिखना है A33, ठीक है गाइस। ऑर्डर क्या है, 3/3 है, कोई शक ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट लिखना हो तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दो, यहाँ पर इसको हटा दो, बस, ठीक है, बस हो गया डिटरमिनेंट। आई होप आप डिटरमिनेंट समझ पाए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वही रहने दो, डिटरमिनेंट लगा दो, बस डिटरमिनेंट का साइन लगा दो बस, या DT ऑफ A लिख दो मैट्रिक्स का। तो ये डिटरमिनेंट हो गया। आप एक स्टेप एक लाइन और लिख लेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू इतना, ठीक है, फिर से लिखेंगे इतनी बात को। अब इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, एक्सपेंशन का मतलब इसकी वैल्यू होगी कोई ना कोई, ठीक है, इसका कोई एक मान आ रहा होगा, 10 20 50 कुछ भी, ठीक है, IJ के कुछ भी। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, या तो फिर R1 के अलॉन्ग किसी रो के अलॉन्ग कर दो, किसी पंक्ति के अलॉन्ग खोलो इसको, या फिर किसी कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है। हर बार वैल्यू एक ही मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको R1 के अलॉन्ग। ये R1 है, R1 R2 R3, ठीक है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो,
ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम ये, ठीक है, C3 है। तो अब इसका एक्सपेंशन देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू, एक्सपेंशन का मतलब वैल्यू। तो पहले रो के अलॉन्ग R1 के अनुदेश विस्तार करने पर, ठीक है, या प्रसरण करने पर, या ओनली प्रसरण ही कह दो। देखो यहाँ पर R1 के अनुदेश, अब R1 के अलॉन्ग आपको इसको ओपन करना है, खोलना है। तो पहली रो का पहला एलिमेंट ये होगा A11, ऐसे लिखना A11। अब ये 11 से इसके साइन की बात करते हैं, साइन भी लिखना मस्ट है। 11 जो इसका सफिक्स होगा IJ, ये I है ये J है, IJ। तो रो कॉलम 11, एक रो एक कॉलम है, तो इसके साथ आप साइन लगाएंगे। पहले साइन -1 की पावर I + J से साइन रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इस एलिमेंट को लिखते हैं A11, ठीक है। जिस रो के अलॉन्ग कर रहे हो बारी बारी से उन एलिमेंट्स को भी लिखेंगे। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद ये अवयव जिस रो जिस कॉलम का होगा उसके संगत रो और कॉलम को हटा दीजिए, बाकी जो बच रहा हो उसको एक सारणी में दिखा दीजिए, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो फर्स्ट रो छुपा लिया मैंने, फर्स्ट कॉलम छुपा लिया। अब क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, देश 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 देश, देखिए दिखाई दे रहे हैं ना। तो इनको इस सारणी के अंदर रख देना है बस, ठीक है। तो क्या क्या बच रहा था, ये, ठीक है। जैसे बच रहे हैं वैसे लिख दो बस, A22, A23, A32, A33, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद फिर प्लस, ठीक है, प्लस करके फिर से इसका साइन क्या होगा, -1 की पावर I + J। अभी मैं IJ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी दिखाऊंगा आपको IJ लिखने। I का मतलब ये I, ये J उस एलिमेंट के लिए IJ वो जहाँ का है, ठीक है। फिर ये एलिमेंट A12 लिखो, A12। फिर जिस कॉलम जिस रो का ये एलिमेंट है उसको हटाओ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटा लो, बाकी जो बच रहे हैं जैसे बच रहे हैं, देखिए A21 बचेगा, ये बचेगा, ये तो गायब हो जाएगा ना इसके अलॉन्ग। देखिए ये बच रहे हैं, तो ऐसे लिख दो जैसे बच रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए क्या क्या बचा, ये गया, ये बचा A21, A23 और A31, A33, ठीक है गाइस। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर इसी लाइन में रहेगा, बट मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पे प्लस करके। फिर -1 की पावर I + J। अब IJ क्या है भी आपको समझ में आ गया, ये I है ये J है। फिर कौन सा एलिमेंट बच गया, A13, ठीक है। अब ये जहां का है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हटाइए, जो बचे उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख लीजिए। ये बच रहे हैं A21, A22, A31, A32, ठीक है। ये बच गए, मैंने ये लिख दिया वहां पे। अब आप यही इसकी वैल्यू होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यही होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, देखिए ये -1 है, I का मतलब 1 1, J का भी 1, I1 J1, 1 1 2, और -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 आएगा, 2 का मतलब सम, ठीक है। तो सीधा मामला यहाँ पे साइन के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि -1 की पावर देख लिया करो कहाँ का है, सफिक्स देखा करो, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 1 1 2 हो जाएगा। तो -1 की पावर 2, 2 का मतलब सम संख्या, सम का मतलब इवन। तो निगेटिव नंबर की पावर अगर कोई इवन नंबर करेंगे आप तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, +1, ठीक है। और अगर -1 की पावर कोई 1 3 आ जाए मान लो, इसके लिए करेंगे तो 1 + 2, देखिए इसके लिए I1 J2 तो 3 हो जाएगा। 3 क्या है, ऑड है, ऑड का मतलब विषम है गाइस, इवन का मतलब सम होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -1 गुणे -1 गुणे -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 ही रह जाएगा। तो अब सम के लिए प्लस और विषम के लिए माइनस लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 1 1 2, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस साइन लिखते नहीं है, A11, ठीक है।
बाकी आप इसको ओपन करना, अभी मैंने बताया इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। A22 A33 माइनस A23 A32, ठीक है, इसका इसमें गुणा माइनस करेंगे। फिर अब ये 1 2 ये माइनस का होगा, ये माइनस हो जाएगा ओवरऑल, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा A12, ठीक है। उसके बाद झाएँ, ठीक है। फिर A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये 1 3 4, 4 का मतलब इवन, इवन मतलब सम है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। मैं इसी लाइन में दिखा रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। A13 पहले है, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखिए। A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है गाइस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी यही क्या कहलाएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त फिर से मिलेगा, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए।